नौजवान PP-17 में हमारी पुष्ट पर आ जाएं, मैं इस PP-17 के अंदर किसी थाने के अंदर कोई एक रुपया भी रिश्वत दे गया, हम उसके मुजरिम होंगे। ये लोग आप इकट्ठे हो जाएं, हमारी पुश्तबानी करें। मैं देखता हूं वासा का कौन सा बदमाश यहां बदमाशी करता है, मैंने गलों से खींच कर लेकर आएंगे। हम देखेंगे हमारी सड़कों पर कौन सा ट्रैफिक वाला रिश्वत लेकर चालान छोड़ता है। मेरे भाइयों, हम देखेंगे कि तालीमी इदारों में कौन सिफारशी लोग भर्ती करता है। शर्त यह है कि क्या जुर्म है मौलाना हिदायतुर रहमान का? तुम CPAC बनाओ, तरक्की के लिए बनाओ, लेकिन इस CPAC को हमारी लाशों पर मत बनाओ। इस CPAC को उन गरीब मुछेरों के हकूक पर मत बनाओ। मौलाना हिदायतुर रहमान आर्मी वालों सुनो, तुम्हारे कोर कमांडर के कहने पे कैद है। चीफ जस्टिस साहब, तुम 3 लोगों को बैठकर फैसले करते हो। तुम्हें यह तो जल्दी है कि इमरान खान के मुकदमों में जमानत हो जाए। कभी जमीर की आवाज जागे तो उस गवादर के शेर को भी देख लेना। उसने कहा है मैं तुमसे रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा, मेरी जेल से लाश तो आ सकती है लेकिन तुमसे भीख नहीं मांगूंगा। वो जमात इस्लामी का शेर है। उसने सैयद अबुल आला मौदूदी का लिटरेचर पढ़ा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ बातें की जाती हैं। मेरे भाइयों, इन मुजाहिरों से काम चलता होता तो यहाँ कब का तब्दीली आ चुकी होती। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब, तुम्हारा बेटा करप्शन में मुलव्वस हो, पाकिस्तान में लैंड करने से पहले उसके लिए जमानत का रास्ता अपनाया जाए कि उसे जमानत मिल गई है, कल आकर अदालत में पेश हो। ये निजाम इन मुजाहिरों से नहीं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब बगावत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ख़वातीन और हज़रात, आज हम UC 20 में मौजूद हैं और आज पेज 2 के हमारे मेहमान सैयद मोहम्मद अरशद फ़ारूक साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, जो जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के नायब सदर रहे हैं और इसी UC 20 के ये नाज़िम रह चुके हैं। इसके अलावा नायब सदर होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग के भी नायब सदर हैं। एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं, एक बहुत शरीफुन्नफ्स शख्स हैं और इलाके में लोगों ने इनके बारे में जो राय का इज़हार किया उससे आप सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि अभी भी अरशद फ़ारूक साहब की शक्ल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खिदमत खल्क़ को अपना शार समझते हैं और शायद उनकी जमात की तरबियत भी इसमें उसका एक किरदार है। तो आज हम आपसे उनका तारुफ़ कराते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी सियासी ज़िंदगी, उनकी निजी ज़िंदगी, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं अरशद फ़ारूक साहब से। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने पेज 2 के लिए वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताएं, आगाह करें। आप इस शहर के एक बड़े मंझे हुए सियासी कारकुन हैं और जिस जमात से आपका ताल्लुक़ है यानी कि जमात इस्लामी, वो इस मुल्क की बड़ी अहम सियासी जमात है। इसलिए हमारे नाज़रीन को दिलचस्पी होगी कि वो आपके हवाले से आपकी जमात के की सियासी जो हिकमत अमली है उसके बारे में जानें। तो बराए मेहरबानी कुछ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सुहेल साहब कि आपने खुद भी वक्त निकाला। तो आप कह रहे थे कि आप राजी हॉस्पिटल के उनकी मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज हैं। उसका बानियों में से हूँ। जब ये से बना था 2006 में, तो उस वक्त मैंने इसका तो कुछ ये बताएं कि क्या आपने ही पॉलिटिक्स शुरू की, आपके ख़ानदान में कुछ सियासी जो है ये रिवायत मौजूद है? नहीं जी, मैं अपनी फैमिली का पहला फ़र्द हूँ
कि पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो और ये भी जमात इस्लामी ने मुझे उतारा इस मैदान में। आप जमात इस्लामी के अफकार से, नज़रियात से मुतासिर हुए और फिर जी। आपने हम एंटी जमात के लोग थे। हम्म, जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर पढ़ा, तो एहसास हुआ कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका अगर आप खड़ा होना चाहते हैं वो जमात इस्लामी है, और उस वक्त से मैं जमात से अटैच हूँ। तो ये काइंडली बताएं कि आपने फिर जब बल्दियाती पॉलिटिक्स की तो उसका अहवाल जो है वो हमारे नाजरीन को भी बताएं और हल्के के लोग भी जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने बड़ा भरपूर इस पर काम किया है। विजन था हमारा, हमने चैलेंज किया हुआ था कि हमारी ऑफिस में अगर कोई 10 रुपये भी रिश्वत देगा तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। मैं पिंडी शहर का वाहिद नाज़िम था जो मुकम्मल वक्त देता था। मैं 10 से सुबह से 2 बजे तक ऑफिस में बैठता था, और मैं स्ट्रिक्ट था इस पर कि हमारा अमला भी 9 बजे 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाए। कोई यकीनन वो किस वक्त आप थे नाजिम? 2005 से 2005 2010 तक मैं नाज़िम। आज काफ़ी फ़र्क आ गया है पॉलिटिक्स में भी और जी। बल्दियात की सियासत में जी। भी। तो ये बताएं क्या बुनियादी फ़र्क आप महसूस करते हैं आप आपकी बल्दियात की सियासत में और जब आप कर रहे थे तो उस वक्त? देख, हमने जो इलेक्शन लड़ा वो 2005 में वो परवेज़ मुशर्रफ का दिया हुआ लोकल बॉडीज़ का निज़ाम था। वो एक डिक्टेटर था, लेकिन निज़ाम बड़ा बेहतरीन था। मैं समझता हूँ वो जो है ना कि घर तक मसाइल का हल, हमें बहुत से इख्तियारात थे, जिसमें एक तो फंडिंग हमें होती थी, फिर इलाके की स्कूलों से हमारा रिलेशन था, और फिर हम इसकी कमेटियों के इंचार्ज थे। फिर दूसरी सालसी कमेटी जो बड़ी अहम थी, उसका नाज़िम चेयरमैन होता था। इसमें हमारा ये था कि अगर आप हुकूमत हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे, कोई एक हवालदार बैठ जाए, तो मैं इस यूनियन कौंसिल से 95% केस बाहर नहीं जाने देता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बच्चियों के मसाइल, जायदादों के मसाइल हमने वहाँ बैठ कर हल किए, और अल्लाह का शुक्र है हमने इसमें दामन पाक रखा है और बड़े अच्छे तरीके से किए। क्या आपको कोई माली एतबार से भी इख्तियारात थे? माली लिहाज से जो हमारे पास फ़ंड इकट्ठे होते थे, हम अपने जो बचत करते थे या जो हम सेविंग करते थे वो हम खर्च करते थे, और जो हुकूमत हमें तरक्याती फ़ंड देती थी उसको खराजात करते थे। अच्छा, तो फिर बाद में ये सालसी का रोल जो है वो ख़त्म हो गया। जी, अब तो जो इन्होंने आकर मुस्लिम लीग नून ने किया ना जी, बल्दियात ने, ये इनको बेड़ा गर्क कर दिया ना। इन्होंने इख्तियारात सारे छीन लिए और फ़ंड के लिए मखसूस अपने लोगों को इन्होंने कर दिया, और उसमें इतनी तक अब बदकिस्मती हमारी कि हमारे MNA MPA भी गली नाली की सियासत कर रहे हैं, वो कानूनी सियासत या उसकी असम्बली की सियासत वो बिल्कुल नहीं कर रहे। यानी कि वो वैसे तो क्लेम करते हैं कि सियासी जो मामलात हैं उसमें इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुद बल्दियाती सतह पे जो इख्तियारात हैं, जो तीसरी लेयर है उसमें वो मुदाखलत करते हैं, वो देना ही नहीं चाहते। देना। अभी जो दौर गुजरा है पिछला मुस्लिम लीग का, जिसमें इलेक्शन हुए थे चेयरमैन, उनसे अब देखना अब कैंपेन शुरू हुई है। कुछ MNA पार्कों में जा रहे हैं, हम आपको ये पार्क बनवा देते हैं, और कुछ कहते हैं गलियों और नालियों के। हम जो नारा लगा रहे हैं इस वक्त जमात इस्लामी जो मैदान में है कि अब हमारी सियासत को गलियों और नालियों से, हमारी आज़ादी इस वक्त दाव पे लगी हुई है। यानी IMF जो हमारा हाल कर रहा है, और ये दूसरे दुनिया के लोग, हम एक निक्कू की तरह किसी चौक में बैठे हुए हैं, हर आने जाने वाला हमारे थप्पड़ मारता है। हालांकि हम एटॉमिक पावर हैं, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम ज़हनी तौर पर अभी तक आज़ाद नहीं। आप क्या देख रहे हैं जमात इस्लामी का आने वाले इलेक्शन में किरदार? इंशाल्लाह जी, अब लोगों के पास हम जा रहे हैं, काफ़ी तब्दीली है। लोग इन बड़ी 3 पार्टियों को देख चुके हैं, उनको वो पॉजिटिविटी नहीं मिली। ख़ास तौर पर जब जमात ने अभी 3 साने हुए हैं, इसमें ज़लज़ला कश्मीर का और सैलाब जो आया उसमें, और कोरोना के अंदर जब ये लोग घरों में छुप कर बैठे हुए थे, तो जमात इस्लामी का कारकुन गली गली लोगों को राशन बांटता फिर रहा था। और सैलाब में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने भी हमें रिकगनाइज़ किया है, जमात इस्लामी को, अल खिदमत फाउंडेशन को, कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे वहाँ पहुँचे हैं, और जो मकान बना कर दिए सबसे पहले जमात इस्लामी ने दिए। और इस पर मैं सच्ची सी बात कहूँ कि लोगों ने हम पर एतमाद किया। तो क्या जमात इस्लामी
अपने निशान पे लड़ेगी इलेक्शन? जी हाँ, ये जमात इस्लामी का फैसला कि ये इलेक्शन हमने अपने निशान और अपने झंडे पर, क्या निशान है आपके? हमारा निशान तराजू है और इस पर हमें इनिशियल कामयाबी देखें कराची में हुई है, बल्दियात में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे और पॉजिटिव है। और आपका एक किरदार जो है होटल रेस्टोरेंट और जी। कैटरिंग एसोसिएशन के हवाले से भी है, नायब सदर हैं। जी हाँ। तो अब आजकल काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं कुछ, उसके बारे में बताना इसमें अभी तो इन्होंने पहले वासा का बिलिंग जो है ना बहुत बढ़ाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा मैंने इनिशिएटिव लिया, यहीं पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इनको सबको इकट्ठा किया, आम आदमी को भी 500% बिल बढ़ाए हैं इन्होंने, और घरों के तो बढ़ाए हैं, फिर इन्होंने डबल स्टोरी पे भी एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। हालांकि पानी तो वही 2 घंटे दे रहे हैं, ये तो नहीं किसी को ज़्यादा पानी दे रहे हैं। इस पर हमने भरपूर एहतजाज किया वासा के सामने। और साथ साथ अब जो बिजली गैस के बिल आए हैं वो कम से कम इस वक्त 300% बढ़ गए, 1600 BTU से अब बढ़कर वो 4800 पे चला गया। आज भी हमारी मीटिंग थी, रात हमने रखी, आज हमने दोनों चैम्बर से मुलाकात की, पिंडी चैम्बर और इस्लामाबाद चैम्बर से, कि वो चैम्बर एक किरदार अदा कर नेशनल लेवल पे। हम कोशिश कर रहे हैं पूरे नेशनल लेवल पे एक यहाँ पर मीटिंग की जाए जिसमें सारे मिलकर एक लाए अमल तय करें। ये तो मेरा ख्याल है रिवायती अंदाज़ है। मैं एक सवाल मेरे जहन में आता है, यकीनन जिस तरह माशी पॉलिसियों की वजह से क़ुव्वत ख़रीद लोगों की गिरी है, क्या आपके जहन में ये कभी ख्याल या आपकी एसोसिएशन ने कहीं बैठ के ये गुफ्तगू की है कि मुनाफे को भी कम किया जाए? एक बिजनेस का एक तरीका तो ये भी है। देखें, ये तो मज़ाहमत आप कर रहे हैं, इदारों से लड़ रहे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर अगर कम होती जाती है तो कोई आपके अंदर कोई इस तरह की कोई थॉट प्रोसेस कभी आया? बिल्कुल, ये तो देखें इंडिविजुअल सोच भी होती है कि हम इतना % प्रॉफिट लें, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो इतना प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन लोग उनसे ख़रीदारी कर रहे हैं, और लोग ये नहीं सोच रहे कि ये बहुत महंगा आ रहा है। उसी लेवल की चीज़ आप जो नाम नहीं है जिसका वहाँ से मिल रही है, तो मैं तो इस बिज़नेस में हूँ, फ़र्ज़ करें मैं एक बेकरी समझता हूँ, अगर एक बेकरी चीज़ 800 रुपये की दे रही है, उस क्वालिटी की चीज़ 300 रुपये की मिल रही है मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड बन गया जी, बस मैं फ़लाँ जगह से मैंने खाया है ये खाना। फारूक साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप डायरेक्ट बिजनेस में हैं। एक यकीनन 2 कैटेगरीज़ हैं बायर्स की। असल में सफ़र तो जो लो कैटेगरी का जो जिसकी इस्तिदात कम है वो कर रहा है, तो वो मसले का शिकार है, लेकिन ओवरऑल वो आपका ख़रीदार तो है। तो मेरा मतलब है कि मैं सवाल उसके हवाले से करना चाह रहा था, जो जिसके पास परचेजिंग पावर है उसका तो मसला ही है। तो बहरहाल राजी अस्पताल के हवाले से भी कुछ आगाह करें। राजी अस्पताल स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल हमने बनाया है, और ये जब हमने शुरू किया था 5 मरले से सिर्फ रिहेबिलिटेशन के लिए था। कोई तारीख बताएंगे कब? 2006 में शुरू किया था। एक्चुअल तो हमने शुरू किया था रिहेबिलिटेशन के लिए, जो ज़लज़ले में कश्मीर से लोग आते थे। इसको फिर हमने आगे बढ़ाया मदर एंड चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए। ये बात कम लोगों को पता है, शुरू कैसे हुआ? जी हाँ, वो हमारे डॉक्टर हफीज़ साहब थे जो आजकल खिदमत फाउंडेशन के सदर है पाकिस्तान के, उन्होंने उनका इनिशिएटिव था, मैं भी उस टीम में शामिल था। फिर इसको हमने जब आगे बढ़ाया और उसको फिर हमने वसी किया, इसमें मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उसका फिर आपने डिलीवरी जो इनका सारा गायनी का हमने पूरा सेटअप खोला, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम से कम 22 शोबे काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास 63 स्पेशलिस्ट हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स कम हैं, 9 या 10 हैं, 63 मेडिकल स्पेशलिस्ट हमें टाइम देते हैं यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम। और फिर अभी हमने बड़े जदीद ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं, जिसमें गायनी का तो होता ही है, इसमें गुर्दे का ऑपरेट हो रहा है, आँखों का ऑपरेट हो रहा है, हर्निया का ऑपरेट हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चंद दिनों तक आर्थोपेडिक का भी ऑपरेशन होगा। अब हमने जो डायलिसिस की मशीनें लगा रहे हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, हमने 13 मशीनें ख़रीद ली हैं, सेटअप कर लिया। उम्मीद है हम दिसंबर में
और हम सस्ता करेंगे। हमारा कास्ट टू कास्ट है। अब देखें ना, स्पेशलिस्ट बाहर 2000-2500 ले रहे हैं, हम सिर्फ 650 रुपये लेते हैं। इसकी थोड़ी सी तफसील काइंडली। ये और मुख्तलिफ हाँ हाँ जी हाँ जी। देखें ना, स्पेशलिस्ट है वही स्पेशलिस्ट बिलाल अस्पताल या दूसरे अस्पतालों में बैठ कर 2000 लेता है, लेकिन ये उसकी भी कुर्बानी है, उस डॉक्टर की भी कुर्बानी है। हमारे पास आकर वो 650 रुपये लेता है। 650 भी सारे उसके नहीं होते, 100 रुपये हमारे हॉस्पिटल। अगर आपको याद हो, मुमकिन हो, तो जो जो शोबे हैं उनके मैं जो आपको चार्जेस हैं वो अगर आप। हाँ, मैं बता देता हूँ। डिलीवरी जो है ना जी, सिजेरियन ऑपरेशन वाला 38,000 रुपये हम चार्ज करते हैं, और नॉर्मल का हम लेते हैं 18,000 रुपये। आँखों का ऑपरेशन जो है विद लेंसेज हम इसे 19,000 रुपये ले रहे हैं। मार्केट में सब जी 70,000-80,000 रुपये का चल रहा है। जो सिजेरियन है गायनी का वो 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जा रहे हैं। फिर इसके बाद साथ हमारा गुर्दे का जो है ऑपरेशन, ये मार्केट में इस वक्त भी लाख रुपये के करीब है, हम 45,000 रुपये। फिर दूसरा हमारा जो माटो है ना जी, कि पेशेंट आए वो इसलिए वापस न जाए उसके पास पैसे नहीं। अच्छा, ये उसका भी हमने एक रखा हुआ है ये भी कि है। हम ज़कात फंड से वो लगाते हैं। और इसके साथ साथ हम, ये हमारा कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, हमने एक ऑफिसर बैठाया हुआ, वो 3-4 सवाल करता है कि इसको कितने % दे दिया जाए, और फिर या हम फ़ोन कर देते हैं जिसको हम जानते हैं पर्सनली। फिर सबसे बड़ी ये है, इज़्ज़त नफ्स मुतासर नहीं होती। वो जो उसका ऑपरेट हो रहा है ना ज़कात पे, वो ना डॉक्टर को पता है, ना अमले को पता है, ना किसी को पता है। वो उसका ऑपरेट हो रहा है बगैर किसी उसके आम लोगों के साथ। तो ये वाकई काबिले और इस वक्त हमारे कदर यहाँ है। लेबॉर्ट्री है, वो मार्केट से 50 to 60% कम रेट ले रही है टेस्टों के, और वो जदीद मशीनें हैं। हमारी मशीनें जो हैं शौकत खानम लेवल की मशीनरी, और साथ इसके नहीं ये भी है कि कितने हो? शौकत खानम लेवल की मशीनरी है, और बड़े ट्रेन लोग हैं। हमारे जितना भी स्टाफ है उनको मार्केट के मुताबिक हम तनख्वाह देते हैं, किसी को ये कम तनख्वाह, और 8 घंटे काम है, जितनी देर काम करेगा कोई स्टाफ उसको ओवर टाइम मिलेगा इसका। कोई एजुकेशन में भी आप लोग ऐसा? जी हाँ, जमात के मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसे रुदाली फाउंडेशन है, ये एक बहुत बड़ा अदारा है। रीड फाउंडेशन जो ज़्यादा कश्मीर में काम कर रही है, और साथ साथ इसको बैक तो हमारे लोगों की जमात ही के लोगों की है। चले। अच्छा जी, जब मैं नाज़िम रहा हूँ उस वक़्त हमने कोई बल्ब जो है सरकारी पैसे से नहीं लगाया। मैंने लोगों को ये कहा कि आप लोग रास्ता रोशन रखना एक सुन्नत रसूल है, आप इसके लिए हमें फंडिंग दें। अच्छा, मेरे लोगों ने हमें दिए। फिर हमने अपना ऑफिस जदीद तर्ज पर तामीर किया था, अपनी बाकायदा वेबसाइट बनाई थी, और वेबसाइट से लोगों को कहा था कि आप घर में बैठकर जो मुख्तलिफ डेट, बर्थ एंड डेथ्स के जो है ना फॉर्म, आप ये डाउनलोड करें और यहाँ आकर दे जाएं। फिर इसके साथ साथ हमने एक सिस्टम रखा हुआ था सफाई का, और मैं ख़ुद चेक करता था, सुबह निकल कर और हाज़िरी खुद लगाता था। और जब हमने सख्ती से इस पर कंट्रोल किया हुआ था, वो वासा वाले जैसे जाते हैं सीवरेज के लिए घरों में या गलियों में पैसे मांगते हैं, इस पे मैंने बड़ा कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होते हुए कोई इस तरह पैसे नहीं को मांगता था, कि काम करके आ जाते थे, हम इसकी बाकायदा रिपोर्ट लेते थे सारी। अरशद फारूक साहब, इतनी मसरूफ़ एक सियासी भरपूर ज़िंदगी के हवाले से, तो यकीनन घरेलू ज़िंदगी मसाइल का शिकार हुई होगी। नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम ने मेरे साथ बहुत तावन किया है। हालांकि हमारी फैमिली सारी गैर सियासी लोग हैं, लेकिन जब आया उनको बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने उनको कह दिया कि ये हमारे लिए जमात में हमने ज्वाइन किया, ये रास्ता हमारे लिए यही है खिदमत का, तो उन्होंने बर्दाश्त किया। तो आपके जो है बरखुरदार या साहबजादी वो? जी हाँ, बड़ा बेटा जमीयत में रहा है और अब जमात का उम्मीदवार रुकनी था। छोटा बेटा माशाल्लाह ज़्यादा एक्टिव है, वो इस वक्त ये यूथ पीपी सारा का सदर भी है, और बड़ी अच्छी उसकी सोच है। मैंने उसको बिल्कुल गो थ्रू दिया है कि खिदमत का काम आप करें जितना कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे, अपने वालिद की विरासत को कायम। फारूक साहब, अरशद फारूक साहब, आप काफ़ी तफसीली गुफ्तगू आपसे की हमने। शुक्रिया। हम फिर दोबारा भी हम चाहेंगे कि आपके साथ मज़ीद इस पर गुफ्तगू करें, और वक्त देने का शुक्रिया बहुत बहुत, और बड़ी लोगों के लिए नॉलेजेबल आपने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी आने का।
अपना एक तो तारुफ कराएं और फिर हमें बताएं कि आप अरशद फ़ारूक साहब को जानते हैं, आपने उनको कैसा पाया एज ए इंसान और एक सियासी कारकुन के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ आसी है। मैंने सहाफ़त का आगाज़ 1978 में रोज़नामा हैदर से किया। उसके बाद मैं 2 दफ़ा रोज़नामा जंग में बतौर सब एडिटर भी रहा। फिर मैं मदीना मुनव्वरा चला गया, मेरी फॉरेन पोस्टिंग हो गई थी। वापस आके फिर जंग ज्वाइन की। जंग में कॉलम भी एडिटोरियल पे मेरे आते रहे हैं। नवाए वक्त में मैंने कोई 20-25 साल लिखा और गुज़िश्ता 7 बरस से मैं रोज़नामा जहान पाकिस्तान का रेगुलर कॉलम नवीस हूँ। जहाँ तक सैयद अरशद फ़ारूक साहब की ज़ात का तल्लुक़ है, सैयद अरशद फ़ारूक की ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जहाँ तक मैंने उन्हें पाया, उनकी ज़िंदगी का मतमा नज़र खल्क़े खुदा की खिदमत और जो भी बेसहारा लोग हैं उनकी खिदमत, और दिन हो ख्वाह रात हो, वो कभी भी हमने इनको नहीं पाया कि उन्होंने कहा कि मैं सो रहा हूँ या मैं थोड़ी देर को आता हूँ। जिस वक्त भी उन्हें अहले मल्ला ने, इलाके के लोगों ने मुझ समेत किसी काम के लिए कहा तो आमन्ना व सदकना, उन्होंने कभी उसमें ताख़ीर नहीं की। जमात इस्लामी पाकिस्तान से तल्लुक़ होने के साथ ये 5 साल इस इलाके के नाज़िम भी रह चुके हैं और नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी भी हैं। सियासत इनकी आपने देखी, क्या आप इनकी पॉलिटिक्स से मुत्तफ़िक़ रहे इस दौरान? जी, जहाँ तक मैंने मुशाहिदा किया, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि शाह साहब बेलोस हैं और मैंने कभी भी इनके मुंह से कोई इनका मुखालिफ फ़रीक है उसके बारे में गलत बात नहीं सुनी कभी भी। अगर किसी ने की भी तो ये उसका कोई जवाब नहीं देते, बल्कि मैंने तो इनको यही देखा है कि बस खल्क़े खुदा की। आप समझते हैं कि ऐसे लोग नुमाइंदा होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ऐसे ही लोगों को आना चाहिए। अवामी नुमाइंदगी का हक़ है और अवाम को ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहिए ताकि जो हमारे मसाइल हैं उनका हल भी यही है कि ऐसे लोग सामने आएँ, ना कि ऐसे लोगों को अवाम वोट दें जो कि प्लाटों की सियासत करें और माल पानी बनाएं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करें। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। फारूक साहब को तकरीबन 30 साल से जानता हूँ जी। तो ये मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल अभी रह रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पड़ोसी हैं, बहुत बहुत नाइस। मैं कहता हूँ कि सियासत से हट के, मेरा इसलिए सियासत से नहीं, मैं वैसे ही खिदमत खाल्क और कोई काम हो ना, इनको आधी रात को भी फ़ोन करो तो यकीन करें इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। ये तो आपके हद तक हुई ना, आपके हद तक ये बात है, लेकिन आपने देखा कि मोहल्ले के इलाके के लोगों के साथ भी मोहल्ले का भी इन्होंने कभी ये नहीं देखा ये फलां पार्टी से या फलां से है। जो भी काम हुआ ना तो इंशाल्लाह वो जाते हैं गलियों में, गली पक्की करानी और कोई काम भी हो ना, पानी किसी के टैंकर मंगवाना हो तो ये फ़ोन करते हैं फ़ौरन टैंकर। हालांकि दूसरे जो हाजिर हैं उनके वो नहीं आते हैं, ये फ़ोन करते हैं तो आ जाते हैं। इनका राब्ता लोगों के साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मतलब अखलाक से और हर चीज़ से बड़े कोऑपरेटिव है ये। वो आप चाहेंगे कि ये बल्दियात की पॉलिटिक्स में, ये हम तो चाहते हैं कि यही आए तो काम होगा, वरना काम नहीं नुमाइंदा हो। ऐसे लोगों को आगे भी हमने देखे हैं, काफ़ी सारे आए, मगर मैंने कभी अब उनकी शक्ल भी नहीं देखी। अब ये आपका मुशाहिदा ऐसा है कि इनके ऊपर सियासी वाबस्तगी से अलहदा होके भी लोग इनके ऊपर हट के भी ये लोग इनके ऊपर एतमाद करते हैं। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ क़य्यूम है। मैं आज जिस वजह से यहाँ पे हूँ, अरशद फ़ारूक साहब, उनके बारे में शायद मेरे पास कोई अल्फाज ना हो उनकी तारीफ़ में। जिस किस्म के वो इंसान हैं, मैं पिछले तकरीबन 20 साल से उनको जानता हूँ और उनको मैंने हमेशा उनको बेलौस पाया है। ना किसी किस्म की लालच,
ना ही किसी किस्म का उनके अंदर कभी मैंने गरूर या तकब्बर देखा। छोटा हो बड़ा हो कोई भी मसला हो, मैं नहीं जानता कि मैं पार्टी के हवाले से बात नहीं, मैं बतौर एक शख्सियत के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैंने उनको हमेशा लोगों के लिए खड़ा ही पाया, चाहे कोई भी मसला है, बेलौस पाया उनको। आप उनको एक नुमाइंदे के तौर पे मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास जो असल हकदार है, जो नुमाइंदा है, जो अवामी नुमाइंदा है, वो अभी तक जहाँ हम उनको देखना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचे नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है। और मैं इसलिए नहीं कि मैं उनको करीब से जानता हूँ, मैं इसलिए कि मैंने उनको हमेशा लोगों के लिए काम करता हुआ पाया। मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके में उनसे मुखलिस, ईमानदार, दयानतदार कोई होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहसिन है और मैं यहाँ बी ब्लॉक में रहता हूँ और यहाँ पे रहते हुए कम से कम 25 साल हो गए। वो अरशद साहब के साथ तो काफ़ी अच्छा ताल्लुक है। कोई भी काम होता है, किसी भी टाइम कोई भी यहाँ पे ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और एज अ सियासी वर्कर अरशद साहब बहुत ही अच्छे बने और हमने इनको बहुत हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त अवेलेबल पाया है। लोगों के मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं? जी बिल्कुल, लोगों के मसाइल, किसी किस्म के मसाइल हैं, कोई बीमार है, किसी का कोई थाने कचहरी का इशू है या कोई और इशू है, वो जिस टाइम उनको फ़ोन करें वो फ़ोन ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस मसाइल को हल भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है जी और मैं अरशद साहब को अरसा 15 साल से तकरीबन जानता हूँ। और अरशद साहब अपनी ज़ात में बहुत अच्छे इंसान हैं। खिदमत खल्क करने में हमने देखा जी कि अरशद साहब जो भी बंदा हमारे साथ आया है, कोई भी काम हुआ है, अरशद साहब हमारे साथ चले हैं जी। ठीक है जी, और इंशाल्लाह काम करवाया उन्होंने। आप ये समझते हैं कि ऐसे ही लोगों को आपका नुमाइंदा होना चाहिए, हल्के का नुमाइंदा होना चाहिए? देखिए जी, नुमाइंदा तो वो होता है जो आपके काम आता है। और हमने देखा है जी कि लोग अक्सर इन नुमाइंदों के पास जाते हैं ना, हम खुद भी जाते रहे हैं, तो काम करने के बजाय लारे लप्पे लगा देते हैं। लेकिन अरशद साहब ने ये देखा हमने कि जनाब कोई भी काम हमारा हुआ है, रात को हुआ है, दिन को हुआ है, ये हमें मिले हैं और साथ चले भी हैं। और कभी आप लोगों ने हल्के के लोगों ने कभी इनसे कोई माली स्कैंडल, कोई करप्शन, कोई ऐसी चीज़ कभी ना सुनी ना देखी? सर हमने खुद तो कभी ये ना सुना है, ना कभी से किसी से सुना है और ना देखा ये। हमें तो बहुत, यानी कि इनकी ज़ात में हमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये लोगों के साथ तावन करते हैं और अपना खुद टाइम निकाल के साथ चलते हैं, बल्कि लोगों के काम भी बढ़िया आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।